आज हम आप लोगों को गद्य संकलन की दूसरी कहानी गौरी के विषय में बताएंगे। गौरी कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं एक सुप्रसिद्ध भारतीय लेखिका एवं कवित्री थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वह है झांसी की रानी, और इनकी रचनाओं में अधिकतर जो है देश प्रेम की भावना दिखाई देती है। या आधुनिक काल की जो है लेखिका और कवि थी, और देशभक्ति की भावना दिखाए जाने का जो मुख्य कारण था वह यह था कि ये स्वयं जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, और इन्होंने भारत के असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ हिस्सा लिया था, और यह उसमें भाग लेने वाली प्रथम नारी थी। और यही वजह है कि इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें अधिकतर जो है वह देश प्रेम की भावना दिखाई देती है। इनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में ही हुआ था, और इसके बाद जो है इनका विवाह जबलपुर के पास खंडवा में वहाँ हुआ था, और 15 इनकी जो है 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी एक मोटर जो है दुर्घटना में। अब हम बात करते हैं जो है गौरी कहानी के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि गौरी कहानी एक नायिका प्रधान कहानी है। इसमें कहानी के जो मुख्य पात्र गौरी है, जिसकी उम्र जो है वो 19 वर्ष रहती है, और उसके पिता राधा कृष्ण, माँ कुंती हैं। उसके विवाह के लिए दोनों बहुत परेशान रहते हैं। पिता जगह जगह विवाह ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि जिसकी वजह से वो दहेज देकर अपनी बेटी का विवाह कर सकें। कहानी का आरंभ भी इसी के साथ होता है कि राधा कृष्ण जो है अपने कहीं से लौटकर बिल्कुल बोझिल कदमों से थके हारे वह घर में प्रवेश करते हैं। उनका मुंह देखते ही उनकी पत्नी कुंती यानी कि गौरी की माँ को यह आभास हो जाता है कि जहाँ वो गए थे वहाँ कुछ बात नहीं बनी। वह फिर भी जो है उनके लिए उनको चाय पीने के लिए बोलती हैं, और पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन फिर वो कहती हैं तो अपना थके मन से, दुखी मन से वो चाय के लिए जो है वो हाँ बोलते हैं। गौरी अपने पिता की स्थिति देखती है, वह चुपचाप उनके लिए चाय बनाने चली जाती है, और यह चाय बनाते हुए चुपचाप उनकी बातें सुनती है और सुनने की कोशिश करती है, और उसके मन में ये विचार भी आने लगता है कि वह क्यों नहीं जो है अपने पिता से, अपनी माता से मना कर देती है कि वह विवाह नहीं करेगी, या कोई भी जो भी मिले उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाए, क्योंकि उसके द्वारा उसका अपने माता पिता के मन की चिंता, मन का दुख उससे देखा नहीं जाता है। वैसे तो वह बहुत ही निर्भीक, हठीली, दृढ़ निश्चयी जो है गुणों वाली स्त्री थी, लेकिन जो एक भारतीय नारी का मुख्य गुण जो है वो लज्जा होता है। वह लज्जाशील युवती थी। इस वजह से वह अपने पिता से साफ साफ शब्दों में अपने विषय में कुछ बोल नहीं पाती है। उसके पिता जब उसकी माँ पूछती हैं तो वो ये बताते हैं कि हाँ, जो वर देख कर आए हैं, लेकिन वह किसी भी तरह से गौरी के योग्य नहीं है। वह देखने में वो चपरासी की तरह लगता है। आयु भी उसकी 35-36 साल है। नाम जो है उसका सीताराम है। पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और 2 छोटे बच्चे हैं। वो उनका कहना है कि उन्हें अपने लिए पत्नी की नहीं बल्कि जो है बच्चों को की देख रेख करने के लिए एक माँ की आवश्यकता है। तो मेरी बेटी वहाँ पर धाय बनकर नहीं रहेगी। धाय यानी कि दासी बनकर वह नहीं जाएगी। और कांग्रेस के दफ्तर में 30 रुपए पे नौकरी करते हैं। वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले हैं, और खादी का ही वस्त्र पहनते हैं। उनकी जो दशा है वो देखकर किसी भी तरह से नहीं लगता है कि वो हमारी बेटी को खुश रख पाएंगे। गौरी ये सारी बातें सुनती है तो उसके मन में सीताराम जी के प्रति जो है वो आदर और सम्मान के भाव पैदा होते हैं, कि वह व्यक्ति जो है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए रहते हुए भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहा है। और लेकिन फिर भी राधा कृष्ण कुंती से बोलते हैं कि हमने उसे इतवार को बुला लिया है,
और तुम लोग भी देख लो, बात कर लो। और उसके बाद इतवार का दिन आता है, चूँकि मोहल्ले में किसी को बताया नहीं जाता है, तो गोपनीय तरीके से जो है सीताराम उनके घर आते हैं और उनको आंगन में ही बैठाया जाता है। साथ में दोनों छोटे बच्चे रहते हैं जो कि खादी की कमीज और खादी और वो पैंट और पहने, हाफ पैंट पहने रहते हैं। वो देखते ही, उन बच्चों को देखते ही गौरी और कुंती दोनों का मन खिल जाता है। दोनों भोली भोली प्यारी प्यारी बातें करते हैं, दौड़ के जाते हैं गौरी के पास और उससे लिपट जाते हैं। वह गौरी भी उनको देखकर बहुत खुश होती है। कुंती को भी ये लगता है कि इन बच्चों के आने से हमारे घर का जो है वो माहौल बदल गया। गौरी उन बच्चों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो जाती है कि वह ये भूल जाती है कि उसको सीताराम जी से भी मिलना है। इधर जब बच्चे बिल्ली के पीछे भागते हैं, भागते भागते गौरी के पास पहुंच जाते हैं और गौरी का आंचल पकड़ के उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी माँ हो? तो वो बोलती है हाँ, और सीताराम को फिर उससे मिलते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि ज़रूर जो है मेरे बच्चों के लिए यहाँ मुझे माँ मिल जाएगी। लेकिन ये था कि कुल मिला के कि राधा कृष्ण और कुंती किसी भी तरीके से गौरी का विवाह सीताराम से करने के लिए तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद गौरी वो सीताराम जो है पत्र लिख के पूछते हैं कि आखिर क्या बात हुई जो उनको नहीं कोई जवाब दिया गया है। तो इस पर क्या कहते हैं, वो जन्म पत्री मंगवाते हैं राधा कृष्ण और जन्म पत्री ना मिलने का बहाना बताकर जो है विवाह के लिए इनकार कर देते हैं। सीताराम जो भी समझ जाते हैं कि यह जो है सिर्फ एक बहाना है जन्म पत्री ना मिलने का, क्योंकि जो है मैं उनकी पुत्री के योग्य वर नहीं हूँ। इधर राधा कृष्ण और कुंती जो है गौरी का विवाह एक नायब तहसीलदार से तय कर देते हैं, जो कि जो है उसी की उम्र का था, बहुत पैसा था, देखने में तो साधारण ही था, लेकिन जो एक वो होना चाहिए कि एक युवती के लिए योग्य वर, वो सारे गुण नायब तहसीलदार में के अंदर थे। और आषाढ़ के महीने में उन लोगों का विवाह भी निश्चित कर दिया जाता है। विवाह की तैयारियां चलती रहती हैं, लेकिन रह रह के कुंती को भी उन बच्चों का ख्याल आता है कि उन बच्चों को कौन देख रहा होगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे। और गौरी को भी यही लगता है कि वो तुलना करती है कि क्या जो है सीताराम अगर चाहते भी ये पास हैं, अगर पढ़ते तो क्या वो नायब तहसीलदार ना बन जाते। लेकिन उन्होंने जो है देश की रक्षा करना, देश के लिए जो है त्याग और बलिदान दिया, उन्होंने पैसे को अहमियत नहीं दी। और वहीं दूसरी ओर नायब तहसीलदार जिसने पैसे के लिए अपने ही भाई बंधुओं को मारने का अंग्रेज़ सरकार का साथ दिया और चंद चांदी के सिक्कों के लिए उसके अंदर अपने ही भाइयों को मारने जैसा वो कृत्य करता है। बहुत उसके मन में उथल पुथल मची रहती है, लेकिन ये था कि विवाह तो उसको करना ही था। लेकिन कुछ ऐसा जो है विधि का विधान होता है कि जो है लड़के नायब तहसीलदार के पिता की मृत्यु हो जाती है और वहाँ से तार आता है कि विवाह 1 साल के लिए टाल दिया गया है। इस बात को सुनकर जो है गौरी चैन की सांस लेती है, उसके मन से जैसे लगता है सिर से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। ऐसे कुछ दिन बाद वो एक दिन पे जो है अखबार में देखती है कि असहयोग आंदोलन जो है वो छेड़ दिया गया है और जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा सभी भारतीयों को ज़बरदस्ती जो है जो आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उनको ज़बरदस्ती का जेल में बंद किया जा रहा है और सीताराम जी को भी सश्रम 1 वर्ष के लिए कारावास दे दिया गया। गौरी यह खबर पढ़ते ही जो है व्यथित हो जाती है। उसके मन में तुरंत उन जो है 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों का चेहरा उसको दिखने लगता है कि उनके जेल चले जाने के बाद गौरी सीताराम के दोनों बच्चों की देख रेख कौन कर रहा होगा, क्योंकि सीताराम ने बताया था कि अब बुआ भी नहीं है जो बच्चों को देख सके। वह पेपर में पढ़ने के बाद एकाएक वह दृढ़ निश्चय करती है और अपना सामान रखती है एक बक्से में और अपनी माँ से बोलती है कि वह कानपुर जाएगी। माँ जब ये बात सुनती हैं तो वो उसको मना करती हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ नहीं हैं, तुम अभी मत जाओ। लेकिन गौरी चूँकि एक दृढ़ निश्चयी वाली स्त्री रहती है, वह कहती है और माँ भी इस बात को जानती है कि वो जो चीज़ ठान लेती है उसको वह पूरा करती ही है। वह फिर उसे नहीं रोकती हैं और वह नौकर के साथ गौरी कानपुर चली जाती है।
इधर 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद सीताराम जेल से निकलते हैं। इस 1 वर्ष में उन्हें अपने बच्चों की कोई भी हाल खबर नहीं मिला था, और जो है क्योंकि सश्रम कारावास था और किसी से मिलने की छूट नहीं थी, सिर्फ पत्र द्वारा थोड़ा बहुत बच्चों के बारे में उन्हें पता चला था। और घर पहुंचते हुए यही सोचते हुए कि कहारिन के भरोसे बच्चों को छोड़कर आया था, लेकिन उसके भी तो अपने 4-5 बच्चे थे, पता नहीं उसने हमारे बच्चों को ठीक से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। यही सब सोच उधेड़ बुन में वह रिक्शे पर बैठ के जाते हैं, तांगे पे बैठकर। तो रास्ते में एक जगह देखते हैं गरम गरम जलेबियाँ बनती रहती हैं, वह वहाँ पर रुकते हैं। जेब में थोड़े से पैसे हैं, से जो है वो गरम गरम जलेबियाँ लेकर घर में पहुँचते हैं, और बहुत ही दबे पाँव से, बहुत ही बोझिल मन से, कि उनको पूरी तरह से जैसे डरा हुआ उनका सशंक मन था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बिना मेरे बच्चों का कैसे क्या हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वो आंगन में गौरी को देखते हैं तो वह हतप्रभ रह जाते हैं, और गौरी भी जो है आगे बढ़कर उनके चरण की धूल को अपने माथे लगा लेती है।